एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज अपनी एमसीक्यू की क्लास नंबर 10 होगी, यानी लगभग 300 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं और लगभग 500 तक का सफर हमें पूरा करना है ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग सके कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस किस तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो है 2017 से लेके 2019 के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एनडीए रिलेटेड एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम था, चाहे वो ईपीएफओ का एग्जाम था, वो सीजीएल का एग्जाम था, वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, अलग अलग एग्जाम जो 17 से 19 के बीच में हुए हैं उसके क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। ये हमारी करंट अफेयर्स की ईयर बुक 2023 है, जिसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की सारी न्यूज जो है कवर की जा रही है। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप लोग ले सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी भी आप लोग ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको parchamclasses.in पे अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा और हार्ड कॉपी अगर आप चाहते हैं, यानी आप अपने घर पे इस बुक को चाहते हो, तो आप लोगों को parchamstore.in पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना होगा। ये बुक हम लोग आपके घर तक पहुंचाएंगे। यकीन मानिए, बहुत ही अमेजिंग बुक है। और प्लीज जिन स्टूडेंट्स ने ये ली है उसके रिव्यूज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके। आपको कैसी लग रही है ये बुक? ठीक है, क्या क्या इसके अंदर है, इसके लिए रिचा मैम ने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। इस बुक में क्या है क्या नहीं है वो सारी बातें आपको वहां से मिल जाएगी। उस छोटी सी झलक को देख लेना और फिर उसके बाद अपना डिसीजन जरूर बना लेना। अब आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले फिर कुछ कोर्सेज को बता दूं मैं कि जो एसएससी का जनरल अवेयरनेस का कोर्स है हमारी ऐप पर चल रहा है। हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। एंटायर टीम ने काम किया है इसके अंदर और सारा रिकॉर्डेड बैच जो है ये आपको मिलेगा। डे 1 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका सिलेबस आपके हाथ में होगा, आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम आप अपने वीडियोस को देख सकते हो। एक कोर्स चल रहा है एसएससी इकोनॉमी का जो बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की इकोनॉमी आपको कवर करवाएगा। ठीक है, इसको मैं डील कर रही हूँ इस पूरे कोर्स के साथ। ठीक, दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए देन यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, तो आज अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग करेंसी चेस्ट। ये करेंसी चेस्ट क्या होता है? देखो, अभी पीछे ना न्यूज आया था, चंडीगढ़ सेक्टर 17 के अंदर करेंसी चेस्ट के अंदर सेंध लग गई, यानी चोरी हो गई। तो एक करेंसी चेस्ट क्या होता है वो समझिए। करेंसी चेस्ट क्या होता है? आरबीआई अपने बिहाफ पे बैंक्स के पास कुछ रिजर्व रख देता है कि पैसा मेरा है लेकिन कुछ समय के लिए ये तुम अपने पास रख लो। वहां से चंडीगढ़ के अंदर चोरी हो गई थी जिसकी वजह से न्यूज बन गई थी और जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाने लगा था। तो ये क्या है? ये एक ऐसा स्टोर हाउस है जहां पे बैंक नोट्स और रूपी कॉइन्स स्टॉक किए गए हैं आरबीआई के बिहाफ पे। ये ऐसा स्टोर हाउस है जहां पे फॉरेन करेंसी स्टॉक की गई है आरबीआई के बिहाफ पे। ये कंपनी है जो ऑथोराइज है कि फॉरेन करेंसीज को स्टोर कर सकती है। ये बैंक ऑथोराइजेशन है, आरबीआई ने बैंक ऑथोराइजेशन किया है, करेंसी एक्सचेंज आप कर सकते हो। किसको कहेंगे करेंसी चेस्ट? देखो, इसके अंदर क्या होगा, अपने ही देश की करेंसी, अपने ही देश के सिक्के जो हैं वो स्टोर किए जाएंगे लेकिन आरबीआई के बिहाफ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारा कॉइन है, बैंक नोट है, उसको स्टॉक किया जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के बिहाफ पे उसको स्टॉक करने की बात चल रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है? नेक्स्ट न्यूज कहती है स्टूडेंट्स, डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अ लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू डिपॉजिटर्स अगेंस्ट बैंक फेलियर्स। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस हमको मिलता है। मतलब कहने का भाव क्या है, आपने आपके बैंक में जितने भी रुपए जमा किए हैं उस जमा राशि पे आपको एक इंश्योरेंस मिल जाता है। आप चाहे 1 करोड़ रुपया जमा कर रहे हैं, चाहे 1.5 करोड़ रुपया जमा कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस DICGC, कौन सी कंपनी है? DICGC, ये आपके उस पैसे का इंश्योरेंस करती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ये एक ऐसा कॉरपोरेशन है जो बैंक के अंदर जमा राशि का इंश्योरेंस करता है। तो उसकी एक लिमिट है, कितनी? 5 लाख रुपए की लिमिट है। तो कौन कौन से बैंकों का पैसा जो है उसको ये इंश्योर करता है, इंश्योरेंस देता है उन पैसों को? उन पैसों के अंदर सारे कमर्शियल बैंक आ जाएंगे, सारे प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे, सारे फॉरेन बैंक आ जाएंगे, आपके लोकल एरिया बैंक्स आ जाएंगे, आपके आरआरबी आ जाएंगे, रीजनल रूरल बैंक आ जाएंगे, पेमेंट बैंक आ जाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाएंगे, ये सारे बैंक्स आ जाएंगे।
ठीक है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसके अंदर नहीं आएंगी, जैसे मुथूट फाइनेंस, वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी, उनके पैसे को इंश्योरेंस नहीं मिलता, वो अगर बर्बाद हो गए तो 5 लाख रुपए की भी गारंटी आप लोगों को नहीं दी जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डिपॉजिट इंश्योरेंस आपको एक इंश्योरेंस दे देता है बैंक फेलियर के अगेंस्ट। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर परव्यू ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस, इनमें से कौन डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आपको छाटना है। कमर्शियल बैंक ये तो आते हैं, फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया यानी कि फॉरेन बैंक्स पूछ रहा है वो भी आते हैं, लोकल एरिया बैंक भी आते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो इसके अंदर नहीं आते। आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिए। ये कह रहा है रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है, इनमें से कौन सी परिस्थिति में, कौन सी सर्कमस्टांस में रियल नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे कितना नेट नेशनल प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। यानी कहीं ना कहीं चीज किससे जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। यानी जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्रोडक्शन राइज होगा, तब हम कहेंगे कि हमारा एनएनपी एट एफसी इंक्रीज हो रहा है, मींस हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, नो। जब सेविंग इंक्रीज हो रही है, नो। जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, नो। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहा है, यस। आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। ठीक है, डी फॉर डॉगी, यानी जब आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब ये आ जाएगा। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, कौन सी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो अब मैं आपको कहानी बता दूं, देखो जो अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था वो चला था 1951 से 56। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो चला था, यहाँ पे हमने सारा फोकस एग्रीकल्चर पे किया था। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर ये चला था 1956 से 61 तक। यहाँ पे हमने सारा फोकस जो है वो हैवी इंडस्ट्री पे किया था, सारा फोकस हैवी इंडस्ट्री पे किया था। थर्ड 5 ईयर प्लान हमने चलाया था 1961 से 66 तक, 1961 से 66 तक। लेकिन ये एक अपना बिग फेलियर रहा, क्योंकि यहाँ पे अपनी चाइना से लड़ाई हो गई थी 1962 में, 1965 में 65 के वॉर में पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी, और साथ में ही यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन हो गई थी, सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से भारत के अंदर बहुत ज्यादा परेशानियां हो गई थी। 1966 में हमने अपनी करेंसी को भी डिवैल्यू कर दिया था अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो अब इसके बाद क्या होता है, 1966 से लेके 69 तक हम लोगों ने प्लान हॉलिडे ले लिया था, हमने किसी तरीके की कोई योजना, कोई प्लान नहीं बनाया था। लेकिन 1969 से लेके 74 ये आपकी फोर्थ 5 ईयर प्लान चला था, जिसका फोकस क्या था, ग्रोथ, जिसका फोकस क्या था, पॉवर्टी एलिविएशन। ग्रोथ और पॉवर्टी एलिविएशन पे काम कर रहे थे, और बैंक्स के बिना ग्रोथ हो नहीं सकती थी, जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने, द देन प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी ने क्या किया था, 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था 1969 में, अप्रैल 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। कब, 1969 के अंदर 14 बैंक को नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज का मतलब क्या है, जो सरकारी नहीं थे उनको सरकारी बना दिया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया था 1969 में। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात है। ठीक है, फिर 1980 में आगे चल के, यानी सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में 1980 में 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है, 6 more banks were nationalized in 1980। ठीक है, इन 6 5 ईयर प्लान, छठी पंचवर्षीय योजना में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। ठीक है ना, 1980 में। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब आंसर क्या आ गया इसका, फोर्थ 5 ईयर प्लान इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर, बिल्कुल सही बात है। भारत के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, यानी मोर देन पीपल आर एम्प्लॉयड इन अ जॉब, एक जॉब के अंदर एक से ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हो रखे हैं, और इंडियन एग्रीकल्चर उसका बेस्ट एग्जांपल है। खेतों के अंदर पूरा का पूरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां फिर भी एग्रीकल्चर जो है काफी हद तक भारत के अंदर दे रहा है। तो एग्री एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर तो ये सेक्टर है।
इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ऑगमेंट करता है, ऑगमेंट का मतलब होता है सपोर्ट देना, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, ये कहना गलत है। क्यों ये कहना गलत है? बिकॉज ये जीडीपी में लोएस्ट कंट्रीब्यूटर है, लोएस्ट कंट्रीब्यूटर है। देखो तीन तरीके के सेक्टर होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शरी, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर करता है, टर्शरी सेक्टर करता है लगभग 49%। और जो आपका प्राइमरी सेक्टर यानी जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है वो तो लगभग 17.5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। यानी सबसे कम कंट्रीब्यूशन प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर का होता है। तो थर्ड पॉइंट गलत है, बाकी दोनों ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? 1 एंड 2। ठीक है, आंसर क्या आ गया? 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इज नोन एज फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया? देखो आपको पता है कि 1987 के अंदर येलो रिवॉल्यूशन चला था। ये येलो रिवॉल्यूशन जो है वो ऑयल सीड, जिसको तिलहन कहते हैं, हिंदी में तिलहन कहते हैं, उनसे रिलेटेड है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। 1987 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसके जो फादर माने जाते हैं वो सैम पित्रोदा माने जाते हैं। कौन? सैम पित्रोदा इसके फादर माने जाते हैं। एमएस स्वामीनाथन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसके अंदर वीट और राइस का कल्टीवेशन किया था, वीट और राइस, गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया था। ये 1966-67 के अंदर हम लोगों ने वीट रिवॉल्यूशन चलाया था, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया था। कहां पे? हरियाणा में, पंजाब में और यूपी में, इन 3 जगह ये आया था। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से रिलेटेड है, 1987 में शुरू हुआ है। सैम पिट्रोडा उसके फादर बोले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ईयर वाज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट? स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कानून बना कब? 2005 में। कब बना है ये कानून? 2005 में। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये आंसर तो आपका आ गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है, मान लीजिए ये आपका देश है, यहां पे मान लीजिए आपने एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री लगेंगी उनका मेन फोकस होगा एक्सपोर्ट करना। ये एक फॉरेन टेरिटरी की तरह होते हैं, यहाँ के रूल्स भी और जगह के रूल से अलग होंगे। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्री लगेगी वो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ज्यादा सोचती है और उन इंडस्ट्री को टैक्स हॉलिडे भी दिया जाता है कि 10 साल तक, 20 साल तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे काम करे। उनके नॉर्म्स बाकी लोगों के नॉर्म से अलग होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 में आया था। आज के दिन भारत में 200 प्लस स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, लेकिन सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंडला गुजरात के अंदर बना था। कहां? कंडला गुजरात के अंदर सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था और इसका कानून आया है 2005 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वर रिवॉल्यूशन इन अ कंट्री? सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है, इसको देखते हैं। फिश का मतलब है ब्लू रिवॉल्यूशन, ये तो नीली क्रांति है, ब्लू रिवॉल्यूशन। एग्स है सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन है एग्स, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ एग्स। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग्स से संबंधित है, अंडों से संबंधित है, तो आंसर आ गया बी फॉर बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज इंडियाज ओनली रिवराइन पोर्ट? रिवराइन पोर्ट मतलब नदी को पोर्ट बना रखा है। आपको पता है कि समुद्र के तल के अनुसार पोर्ट्स बनते हैं, लेकिन भारत में एकमात्र रिवराइन पोर्ट है, यानी कि नदी के अंदर बंदरगाह है, नदी को एज अ पोर्ट यूज करते हैं, और वो है हुगली नदी। कौन सा? हुगली नदी। ठीक है, वो कहाँ है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, कोलकाता। ठीक है, और कोलकाता जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, बिकॉज जूट को पानी में डुबो के रखा जाता है ताकि वो पक जाए, और नदी इतना अच्छा, ये एक ऐसा सोर्स है जहां पे बहुत ज्यादा जूट जो है वो इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, और यहाँ पे पोर्ट भी है, तो जूट बन बन के एक्सपोर्ट होता है कैलकाटा से। ठीक है, तो कोलकाता हुगली नदी एक रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इन विच मार्केट इज कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फाउंड? देखो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि मोबाइल के, जिसको नहीं पता वो बेसिक वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहां डिटेल में मैंने बातें समझाई है। टाइप्स ऑफ मार्केट नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा और आप वहां पे देख सकते हो, यूट्यूब पे ही मैंने बताया हुआ है। अब देखो मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि एक ऐसा यंत्र तो सबके पास है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। हेलो बोला, हेलो आवाज आई।
लेकिन किसी की क्वालिटी कैसी है, किसी की लुक अच्छी है, कोई स्लिम ज्यादा है, किसी का रैम ज्यादा है, किसी के अंदर कैमरा अच्छा है, किसी का स्कैनर अच्छा है, सबके फीचर अलग अलग है, यानी सबका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहां होगा, जहां परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। मैंने परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल देके बताया था कि क्लास के अंदर जब सब बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सुपर इंटेलिजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव क्लास है। बहुत ज्यादा कंपटीशन है इस क्लास में, क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट है। अब एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, एक बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नालायक सा है, कुछ भी नहीं आ रहा है उसे, ना वो मेहनत करता है, कुछ नहीं करता है, तो आप कैसे कहोगे कि कंपटीशन है। आपको पता है सीधा सीधा कोई कंपटीशन नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चा पास होगा, ये वाला फेल होगा। कंपटीशन तभी होगा जब होमोजीनियस चीजें होंगी, जब एक जैसी चीजें होंगी। पर जब एक जैसी चीजें नहीं है, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो मतलब वहां कंपटीशन नहीं है, यानी जहां पे इम्परफेक्ट कंपटीशन है। इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। परफेक्ट कंपटीशन में तो सारी चीजें एक जैसी होती है। मोनोपोली के अंदर तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट होता है और यूनिक सेलर होता है, एक ही सेलर यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहां तो मतलब ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी गैप। पॉवर्टी गैप यानी कि गरीबी अंतराल किसको कहते हैं। देखो ये मान लीजिए आपकी पॉवर्टी लाइन है, ये आपकी पॉवर्टी लाइन है। अब इसके नीचे जितने भी लोग हैं वो कौन है, वो बीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। कौन है वो, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जितने भी लोग इसके नीचे हैं। ये ए नाम का व्यक्ति है, ये बी नाम का व्यक्ति है, ये सी नाम का व्यक्ति है। मान लीजिए ऐसा कह दिया, कोई भी इंसान जो एक महीने में 33 रुपए से कम का कंजम्पशन करता है, 33 रुपए से कम का कंजम्पशन करता है, यानी उत्पादन खर्च करता है, 33 रुपए से कम का कंजम्पशन कर रहा है, हम उसको गरीब कहेंगे। ठीक है, जो 33 रुपए का कंजम्पशन कर रहा है वो गरीब नहीं है, और जो 33 से कम का कंजम्पशन कर रहा है हम उसको गरीब कहेंगे। तो ए नाम का व्यक्ति जो है, मान लीजिए 30 रुपए एक दिन में पर डे कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बी नाम का व्यक्ति 20 रुपए कंज्यूम कर रहा है, और सी नाम का व्यक्ति जो है मान लीजिए 15 रुपए कंज्यूम कर रहा है। तो अब आप एक बात को समझो, बीपी पॉवर्टी लाइन क्या कह रही है, एक दिन के अंदर 33 रुपए से कम का कंजम्पशन अगर आप कर रहे हो तो वो पुअर माना जाएगा। तो ए कितना दूर है, ए का गैप कितना है, 3। एक का गैप कितना है, 3, यानी ये इसका पॉवर्टी गैप हो गया। बी का गैप कितना है, 13 रुपए, 13 रुपीज, ये इसका पॉवर्टी गैप हो गया। इसका गैप कितना हो गया, 18, ये इसका पॉवर्टी गैप हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन की जो भी इनकम है या एक्सपेंडिचर है, उसका जो गैप है उसको हम पॉवर्टी गैप कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन, सही तो यही है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन, नो। गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर, नो। गैप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस, नो। हमने क्या कहा कि पॉवर्टी लाइन और एक्चुअल इनकम लेवल, बीपीएल वालों का इनकम लेवल और पॉवर्टी लाइन के बीच में कितना गैप है, उसको हम पॉवर्टी गैप कहते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट बैंक इन द कंट्री to launch iris scan authentication facility for Aadhaar based transactions through its micro ATM tablet। माइक्रो एटीएम टैबलेट का यूज करके कौन सा बैंक ऐसा था जिसने सबसे पहले आइरिस स्कैन किया था ऑथराइजेशन के लिए या केवाईसी नॉर्म्स के लिए, आपकी आई को स्कैन करना शुरू किया था। ये कौन था, ये एक्सिस बैंक था। कौन सा था, एक्सिस बैंक था। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो आपको बस याद रखना है ये एक्सिस बैंक था। अब तो बहुत सारे बैंक यूज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम। इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में क्या ट्रू है। परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विसेज, नो। अभी हमने समझा था एग्रीकल्चर का परसेंटेज तो कम है। परसेंटेज शेयर ऑफ इंडस्ट्री इज हायर देन एग्रीकल्चर, नो। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन इंडस्ट्री एंड परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विसेज इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर, दिस इज ट्रू। अगर हम सर्विसेज का परसेंटेज इंक्लूड कर दें तो वो इंडस्ट्री और यानी सेकेंडरी सेक्टर, जो आपका सर्विस सेक्टर है यानी जो टर्शरी सेक्टर है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिला के भी ज्यादा है, और यही बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। ठीक है, कि सर्विस का परसेंटेज सबसे ज्यादा है, अगर हम बाकी दोनों को मिला दें तो भी उसका ज्यादा बनेगा।
When too much money is chasing too few goods, the situation is, पैसा बहुत सारा है, सामान बहुत कम है, यानी डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। क्या होगा उस केस में? उस केस में आपको सीधा सीधा पता है मारा मारी हो जाएगी, हमको ये सामान चाहिए, हमको ये सामान चाहिए, और जिसकी वजह से शॉपकीपर प्राइस बढ़ा देगा। और प्राइस बढ़ाने को क्या कहा जाता है? प्राइस बढ़ाने को कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इन्फ्लेशन। आंसर क्या आ गया? इन्फ्लेशन, यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है वन ऑफ द मेन फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज, इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी का इंपोजिशन, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा दें तो एक्सपोर्ट कम होगा। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, दिस मे बी करेक्ट, ठीक है, बट दिस इज नॉट द मेन फैक्टर। रिसेशन इन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री में रिसेशन आया तो वो अपने यहाँ डिमांड ही क्यों करेंगे? वो डिमांड ही नहीं करेंगे तो हम एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? तो ये भी नहीं हो सकता। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट, दिस इज करेक्ट। आपने आपके एक्सपोर्ट की बास्केट को डाइवर्सिफाई कर दिया, हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बेचने लगे। देखो कोई एक शॉप ऐसी है जहां पे वैरायटी बहुत मिल जाती है, आप उसी शॉप को प्रेफरेंस दोगे। आप क्या कहोगे? वहां ना वैरायटी बहुत है, हर तरीके के स्टफ का आपको कपड़ा मिल जाएगा, वहां हर तरीके के स्टफ की ड्रेस मिल जाएगी, हर तरीके के रेंज की, हर तरीके के रेंज की, साथ में कलर्स की भरमार है वहां पे, डिजाइन्स की। यानी कि जब डाइवर्सिफिकेशन होता है, हम अलग अलग वैरायटी रखने लगते हैं तो हमारी सेल बढ़ जाती है। सेम काम देश के साथ है, जब आप एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन कर दोगे, मतलब प्रोडक्ट को इंक्रीज कर दोगे, डाइवर्सिफाई कर दोगे, अलग अलग तरीके के एक्सपोर्ट बेचने लगोगे, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीप मनी का क्या मतलब है? चीप मनी मींस, चीप मतलब मनी सस्ता है, आओ और ले जाओ, मनी सस्ता है, बहुत कम ब्याज पे आपको पैसा दे देंगे, यानी लोअर इंटरेस्ट रेट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम चीप मनी कहते हैं। जब लोन पे बहुत कम ब्याज दरों पे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको चीप मनी कहते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है? कंपेयर्ड टू द रिच द पुअर सेव, अगर हम अमीर लोगों की तुलना करें गरीबों से तो गरीब कितना सेव करते हैं, गरीब अपनी इनकम का कितना सेव करते हैं? ए लार्जर पार्ट ऑफ देयर इनकम, गरीब व्यक्ति ज्यादा पार्ट सेव करता है अपनी इनकम का, इक्वल, जितना अमीर करता है उतना गरीब करता है। अब तुम एक बात को समझो, अंबानी की इनकम है 1 करोड़, ठीक है, इसकी जरूरत पूरी हो जाती होगी घर की 1 लाख रुपए में, महीने की मान लीजिए, एग्जाम्पल से बता रही हूं, ठीक है, महीने की हो जा, मतलब इसने क्या किया? इसने अपने 99 लाख रुपीज जो है वो सेव कर लिए। अब एक व्यक्ति है जिसकी कमाई है मंथ की 100 रुपए, 100 रुपए, अब इसकी जरूरत तो बेचारे की 100 रुपए में पूरी होगी ना, और शायद 100 रुपए में भी पूरी ना हो। ये कहां सेव कर रहा है? मतलब अपनी इनकम का बहुत स्मॉलर पार्ट सेव कर पाता है, वैसे तो कर ही नहीं पाता, अगर कर रहा है तो बहुत स्मॉलर पार्ट सेव कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? अ स्मॉलर पार्ट ऑफ देयर इनकम। पुअर सेव, पुअर बहुत कम पार्ट अपनी इनकम का सेव कर पाते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये आ गया है, कोई बात नहीं, आंसर इसका सी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट टेक्स वेज एंड मीन्स एडवांसेस फ्रॉम, गवर्नमेंट वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहां से लेता है? तो सबसे पहले आप WMA का मतलब समझो। देखो कभी कभी क्या होता है, हम आइडिया लगाते हैं कि कोई काम 100 रुपए में हो जाएगा, लेकिन दुकान पे गए तो पता लगा चीजें महंगी हो गई और हमारा काम 150 रुपए में बना है। ऐसे ही सरकार अंदाजा लगाती है कि ये काम तो 1 करोड़ में हो जाएगा, पर वहां पे कई बार खर्चा लग गया 1.5 करोड़। अब हमने 1 करोड़ की प्लानिंग कर रखी थी और खर्चा लग गया 1.5 करोड़, यानी कि जो 50 लाख है उसका मिसमैच हो गया, उसका मिसमैच हो गया। हमने जो सोचा था उससे 50 लाख रुपए फालतू लग गए, मिसमैच हो गया 50 लाख रुपए का। तो इस केस में क्या होगा? आरबीआई से वेज एंड मींस, मतलब आरबीआई से गवर्नमेंट कुछ एडवांस ले लेगी, गवर्नमेंट आरबीआई से कुछ एडवांस ले लेगी और कहेगी कि भैया तुम्हें बाद में दे देंगे, तुम अपने खाते में मत लिखना। वेज एंड मींस एडवांसेस फिस्कल डेफिसिट में या कहीं भी उधार के पर्चों में नहीं लिखा जाता, ये कुछ समय के लिए लिया जाता है, 90 डेज के लिए लिया जाता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब 90 दिन का भी ब्याज तो गवर्नमेंट से लिया जाएगा ना, जो रेपो रेट का दर होगा
जो रेपो रेट का दर होगा, जितना रेपो दर चल रहा होगा, उतने रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई 90 दिनों के लिए सरकार को एडवांस दे देगी कुछ पैसे का, और उसको कहीं दर्ज नहीं करेगी, कहीं लिखेगी नहीं इन रिटर्न फॉर्मेट, ठीक है, क्योंकि 90 दिनों के बाद सरकार वापस देने ही वाली है। इसे कहते हैं वेज एंड मींस एडवांसेस, और इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1997 से हुई थी। 1 अप्रैल 1997 से। तो किससे लिया जाता है वेज एंड मींस एडवांस? आरबीआई से लेती है गवर्नमेंट, और कोई नहीं देगा, आरबीआई से लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर टू ड्रा चेक इन एक्सेस ऑफ हिज करंट अकाउंट बैलेंस इज कॉल्ड। अब देखो, मान लीजिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट से एक्सेस मनी आपने विड्रॉ करवा लिया। मेरे करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, ठीक है, मैंने शॉपिंग कर ली मान लीजिए 10.5 लाख की, तो जो 50,000 रुपए हैं वो मैंने बैंक से निकलवा लिए, क्रेडिट ले लिया, लोन ले लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे? हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया। हमने क्या ले लिया? हमने ओवरड्राफ्ट ले लिया। तो आंसर क्या आ गया? ओवरड्राफ्ट। ये एक ओवरड्राफ्ट का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following taxes is not collected by the central government? सीधा सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है? तो इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, प्रोफेशनल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का है, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, प्रोफेशनल टैक्स। इसकी लिमिट है 2500 रुपए, 2500 रुपीज पर ईयर प्रोफेशन लोगों से लिया जाता है, जो दुकान करके बैठे हैं अलग अलग तरीके की, कोई परचून की दुकान है, वो जो प्रोफेशनल लोग हैं, राज्य उनसे पैसा लेता है कि हमारे राज्य में तुमको काम करने की परमिशन मिल रही है, तो इसलिए आपसे प्रोफेशनल टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। विद विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज द टर्म लेसेस फेयर एसोसिएटेड? लेसेस फेयर जो टर्म है वो किससे जुड़ी हुई है? लेसेस फेयर का मतलब होता है नो या फिर मिनिमम इंटरफेरेंस, नो या फिर मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। अब आप देख लीजिए कि कौन सा इकोनॉमी का टाइप ऐसा होता है जहां पे सरकार कम से कम इंटरफेयर करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसी है जहां पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता इकोनॉमी में। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आंसर क्या आ गया? ए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डेफिनेशन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, वो किस पे बेस्ड है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको कहते हैं जहां पे मशीन की, लेबर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम की है। लेस देन 1 करोड़ है जहां पे इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किस पे बेस्ड होती है? इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट। मशीन और इक्विपमेंट में अगर 1 करोड़ रुपए से कम का इन्वेस्टमेंट है, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज, टेक्निकल स्किल, एजुकेशन इन इकोनॉमी, इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा कैपिटल है? ये कोई फिजिकल एसेट तो इंक्रीज हुआ नहीं, फिजिकल कैपिटल तो है नहीं, ये ह्यूमन कैपिटल माना जाता है। क्या माना जाता है? टेंजिबल तो है नहीं, नॉलेज कोई टेंजिबल थोड़ा ना है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? मशीन, लेबर, इनको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ये तो होगा नहीं। सोशल ओवरहेड कैपिटल भी ये नहीं होता। तो आंसर क्या आया? ह्यूमन कैपिटल इसका आंसर होगा। किसी की नॉलेज इंक्रीज हो रही है तो उसका ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये आपको बताना है, बैंक रेट किसको कहते हैं? बैंक रेट किसको कहते हैं? बैंक दर किसको कहते हैं? कमर्शियल बैंक जो डिपॉजिट लेता है लोगों से उसको कहते हैं, भाई आप जो पैसा बैंक में जमा कराते हो उसको बैंक रेट कहते हैं क्या? सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको कहते हैं क्या? गवर्नमेंट जो लोन कम ज्यादा करती रहती है उसको कहते हैं क्या? कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर को जो लोन देता है उसको कहते हैं क्या? किसको कहते हैं बैंक रेट? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था सारा। आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज एक बार क्वांटिटेटिव टूल्स वाली वीडियो देखना, मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो देखना, इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जहां मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, और फिर इसका आंसर करना। कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगी आपके आंसर का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, ये आपके 30 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।